गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। आज हम आपको उस आक्रांता के बारे में बताएंगे जिसने भारत पे 17 आक्रमण किए और बार बार एक के बाद एक आक्रमण करता रहा। तो उसके बारे में समझिएगा। उसका नाम था महमूद गजनवी। सबसे ज़्यादा लोग आमतौर पे कहते हैं अरे वो आक्रांता इसने 17 बार आक्रमण किए। तो उसके बारे में बताने जा रहे हैं। महमूद गजनवी जिसने भारत पे 17 आक्रमण किए और 17 के 17 आक्रमण उसके इसलिए थे कि भारत एक सोने की चिड़िया था। यहाँ पे पैसे की कमी नहीं थी, तो वो ये चाहता था कि हम भारत पे जाएं, अटैक करें और यहाँ का जो पैसा है वो लूट लूट के हम लाते रहें। लेकिन उसने, महमूद गजनवी ने अपनी इस लूट का नाम लूट ना देकर बताया कि हम ये जिहाद कर रहे हैं, धर्म युद्ध कर रहे हैं, धर्म का प्रचार करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। हालांकि वो धर्म का प्रचार नहीं करना चाहता था, उसका वो मतलब भी नहीं था। वो आया है यहाँ पे, उसने लूट की है, लूट के बाद चला गया, दोबारा फिर लूट की है, फिर चला गया। कहते हैं कि जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसी दिन समय उसने अपनी प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम प्रत्येक वर्ष भारत पे एक आक्रमण जरूर करेंगे, और तब से वो लगातार आक्रमण करता था। महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जो गजनी प्रांत है उसका संस्थापक था अलप्तगीन। अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अलप्तगीन का एक सरदार था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। अलप्तगीन के बनने के बाद वह जो गजनी प्रांत था वो सुबुक्तगीन के अंतर्गत आ गया और सुबुक्तगीन ही भारत पे आक्रमण करना शुरू कर देता है। लेकिन सुबुक्तगीन के ज़्यादा बड़े आक्रमण नहीं हैं। बॉर्डर पे आक्रमण किए हैं, सीमा पे आक्रमण किए हैं, और बाद में कई बार वो यहाँ के राजाओं से हारा है और हार हार के वापस जाता रहा। उसके बाद जब उसी का पुत्र था, उत्तराधिकारी भी उसने नियुक्त किया था, उसका पुत्र भी था जो था महमूद गजनवी। गजनी का रहने वाला था, नाम गजनवी हो गया है, महमूद उसका नाम था। वह जब गद्दी पे बैठता है तो उसने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष भारत पे आक्रमण करेंगे। तो उसने जो पहला आक्रमण किया है भारत पर वो 1001 ईस्वी में उसका पहला आक्रमण हुआ है, और 1001 से लेकर 1026-27 तक लगातार उसके आक्रमण होते रहे, और ये कुल मिला के 17 आक्रमण होते हैं। 1001 में उसने आक्रमण किया है और सीमा मतलब बॉर्डर पे जो राजा होते हैं वहाँ पे आक्रमण किया, वहाँ से लौट जाता है। उसके बाद जो उसका दूसरा आक्रमण था, कुछ इतिहासकार उसी को पहला आक्रमण बताते हैं, वह राजा जयपाल के विरुद्ध था। वो भी 1001 में ही होता है। हालांकि कुछ इतिहासकार इसको दूसरा आक्रमण कराते हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि राजा जयपाल के विरुद्ध महमूद गजनवी का पहला आक्रमण था। उसके बाद उसके आक्रमण होते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और जो उसका प्रमुख आक्रमण रहा है वह 1025 का आक्रमण रहा है सोमनाथ पर। सोमनाथ के मंदिर को उसने लूटा है। वहाँ की संपत्ति, अथाह संपत्ति, हमारे भारत की सारी संपत्ति उस समय मंदिरों में ही रखी जाती थी। आज भी हम लोग देखते हैं कि मंदिरों में अथाह संपत्ति है। वेंकटेश्वर मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, वहाँ पे अथाह संपत्ति है। तो मंदिरों में संपत्तियाँ रहती थी। तो उन्हीं मंदिरों की संपत्तियाँ लूटने के लिए आक्रमण करता है। उसको पता था कि सोमनाथ मंदिर में अपार संपत्ति है, तो यहाँ पे चढ़ाई की जाए। उस समय सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, अनिलवाड़ा क्षेत्र में, वहां का राजा था भीम द्वितीय। जब महमूद गजनवी ने अपना आक्रमण किया, ये 16वां आक्रमण माना जाता है 1025 में सोमनाथ मंदिर पे। तो जब उसने आक्रमण किया है तो यहाँ का राजा जो भीम द्वितीय है वो क्षेत्र को छोड़ के भाग गया। उसने कहा था कि ये शिव सोमनाथ भगवान है, वो अपनी रक्षा खुद ही करेंगे, और वो वहाँ से चला गया। मंदिर के पुजारियों ने सेना से युद्ध किया, लेकिन पुजारी कितना युद्ध कर सकते थे, तो पुजारी मारे जाते हैं और वहाँ से उसको अथाह धन संपत्ति मिलती है और वो धन संपत्ति लूट के चला जाता है।
सोमनाथ की लूट के बाद उसे लगा कि भारत में और भी बहुत पैसा है, तो भारत में पैसे की कमी नहीं। लगभग 500 खच्चरों से लाद के ले गया हीरा जवाहरात, इतना पैसा उसने यहाँ पे लूटा। सोमनाथ लूट लिया। उसके बाद वो पुनः आया। 17वां जो उसका आक्रमण था, ये सोमनाथ वाला 16वां आक्रमण है। कुछ इतिहासकार इसी को 17वां कह देते हैं, लेकिन ये रियल में 16वां आक्रमण है और आप 16वां ही इसको लगाएंगे। 17वां जो आक्रमण होता है वो उसका जाटों के विरुद्ध होता है और वो उसका भारत पे अंतिम आक्रमण था। वो आक्रमण उसका 1025 1025 में सोमनाथ हुआ था, 1027 में इसका ये आक्रमण होता है। वो उसका अंतिम आक्रमण था। उसके बाद उसके भारत पे आक्रमण नहीं रहे। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या था। इसने अपने युद्ध को दो नाम दिए। एक तो नाम दिया जिहाद, और जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। उसने कहा था कि हम अपने मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए युद्ध करते हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हम युद्ध करें वहाँ की पूरी जनता को मुस्लिम बना दें। ये इसने नाम दिया। दूसरा इसने अपना नाम रखा बुद्ध सिकन। बुद्ध सिकन का मतलब होता है कि बुतों को तोड़ने वाला। बुद्ध का मतलब है कोई मूर्ति या ताबूत, जो मतलब मूर्ति कह सकते हैं, स्तंभ है, उनको तोड़ने वाला, बुद्ध को तोड़ने वाला। उसने अपने दो नाम दिए, बुद्ध सिकन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो महमूद गजनवी है वो एक लुटेरा था। उसने 17 आक्रमण किए हैं और प्रत्येक आक्रमण के बाद वो यहाँ से लूट के ही धन ले जाता रहा। तो वो एक लुटेरे के रूप में, और उसको लुटेरे के अलावा भारतीय इतिहासकार कुछ नहीं कहते। जो दूसरा तुर्क आक्रमणकारी है वह गोरी था और गोर प्रांत का रहने वाला था। गोरी के भी भारत पे कई आक्रमण हुए हैं, लेकिन गोरी के जो प्रमुख आक्रमण हुए हैं वह है 1191, 1192 और 1194 के आक्रमण है। मोहम्मद गोरी जो गोर का रहने वाला था, उसने 1191 में जो आक्रमण किया है वह पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया है, दिल्ली के ऊपर। दिल्ली पृथ्वीराज चौहान की सेना और गोरी की सेना दोनों ही तराइन के युद्ध में जाके एकत्रित होती है। तराइन का दूसरा नाम थानेसर भी है, इसलिए 1191 के युद्ध को थानेसर का प्रथम युद्ध या तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। 1191 के युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और गोरी यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद गोरी ने दोबारा फिर आक्रमण किया, जो कि 1192 में हुआ। वो भी वही तराइन के युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध या थानेसर का युद्ध हुआ है 1192 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना हार जाती है और मोहम्मद गोरी की सेना जीत जाती है। मोहम्मद गोरी जब यहाँ पे जीत जाता है तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है, और साथ में इनके जो दरबारी होते हैं चंद्रवर्दा, इनको बंदी बना लेता है और अपने साथ लिए चला जाता है गोर प्रांत को। और यहाँ पर अपना एक सेवक छोड़ जाता है जो कि इसका गुलाम था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ छोड़ जाता है 1192 में। उसके बाद 1192 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ही यहाँ का देखता है। जितना भी यहाँ टैक्स एकत्रित होता है वो सब टैक्स गजनी को गोर को भेजता रहता है। 1194 में गोरी ने देखा कि ये बीच में छोटा सा राज्य पड़ता है कन्नौज का, इसको भी जीत लिया जाए। तो कन्नौज के राजा उस समय थे राजा जयचंद, और राजा जयचंद को भारत का देशद्रोही राजा कहा गया, क्योंकि राजा जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था कि तुम आओ और आकर के पृथ्वीराज चौहान के ऊपर चढ़ाई कर दो। और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान आया था और उसने चढ़ाई की थी।
तो एक देशद्रोही राजा के नाम से जयचंद जाने जाते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, जयचंद को लगा कि ये चलो हमारा तो मित्र है, हमने दिल्ली पर चढ़ाई करा दी। तो 1191 1192 में 2 युद्ध हो गए, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। उसके 2 साल के बाद 1194 में वो पुनः आया और उसने राजा जयचंद के ऊपर युद्ध कर दिया। 1194 में वो युद्ध कहलाता है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर के युद्ध में राजा जो जयचंद है वो मारे जाते हैं, और जो गोरी होता है वो ये क्षेत्र भी जीत लेता है। तो 1194 के बाद वो निष्कंटक राज्य करता है यहाँ पर। खुद तो गोर प्रांत को ही लौट जाता है, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को सभी को छोड़ जाता है, और उसके बाद वो यहाँ पे बना रहता है। जो गोरी जो चला गया है, उसके बाद गोरी दोबारा से यहाँ पे युद्ध करता है। वो आता है 1205 में, खोखरों के बीच युद्ध होता है। यहाँ पे 2 अलग अलग इतिहासकार अलग अलग लिखते हैं। जो खोखरों के बीच में युद्ध होता है, तो खोखरों को मारता काटता आता है, बाद में लौटते हुए जाते हैं, तो खोखरे उसको मारते हैं और उसके द्वारा गोरी की मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि वहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान से कहा उसने कि हमें कुछ करतब दिखाइए। तो उनके पास शब्द भेदी विद्या थी, और उन्होंने शब्द भेदी, जब उन्हें धर्म सम्मान दिया गया तो पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी के द्वारा इसके मतलब सीधा सीधा गोरी को बाण मार दिया था, इसलिए गोरी की मृत्यु हो गई थी। तो खैर इतिहासकार यहाँ पे अलग अलग हैं। हम वैसे कुल मिला के हम ये समझते हैं कि 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाती है। जब 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो गुलाम था भारत के अंदर, जो यहाँ पे दिल्ली पे, वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो स्वतंत्र हो जाता है। जब मालिक मर जाएगा तो जो गुलाम होगा, जो दास होगा, वो अपने आप में स्वतंत्र हो ही जाएगा। तो इस तरह से जब गोरी के मरने पर कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र हो जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में खुद का अपना साम्राज्य स्थापित करता है, और उस साम्राज्य का नाम पड़ता है गुलाम वंश, क्योंकि वो गुलाम था। उस समय के ये चलता था कि गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, दास दासियां होते थे, वो खरीदे और बेचे जाते थे। राजा अपने यहाँ कई दास रखते थे, आम आदमी भी खरीद सकता था, बेच सकता था। तो इस तरह से गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। अब यहाँ से जो शुरू होता है, ये सल्तनत काल शुरू होता है। 1206 से गुलाम वंश की स्थापना होती है, और ये सल्तनत काल शुरू होता है 1206 से लेकर और 1526 तक, मुगल आने से पहले तक का पूरा कार्यकाल, मतलब 320 वर्ष का कार्यकाल, ये पूरा ही कार्यकाल सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। और इस समय जो शासक हुए उनको सबको सुल्तान कहा गया। तो सल्तनत काल का वीडियो हम आपको कल बनाएंगे, आज गोरी तक का ही रखते हैं। बस इतना समझ लेना है कि गोरी में और गजनवी में क्या फर्क था। तो जो गोरी था वह लूटने के साथ साथ यहाँ पर शासन करने के उद्देश्य से भी आया था, तो उसने लूटा भी है, साथ में शासन के लिए भी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है। और जो महमूद गजनवी है वह केवल एक लुटेरा था, उसने 17 आक्रमण किए हैं और वो केवल लूट के गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों ही तुर्क थे, दोनों ही तुर्किस्तान के रहने वाले थे। ये तुर्क बर्बर और असभ्य जाति थी जो कि चीन के बॉर्डर पे रहते थे। ठीक है, आज के लिए ये इतना ही, कल आपको नया वीडियो